हाय फ्रेंड्स, आई एम शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम क्लास 12th का जो हमारा लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है और उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझेंगे। रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें वैश्वीकरण देखने को मिलते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, क्या उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूज यानी कि राजनीतिक जो परिणाम हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन को, उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्यूज है जिसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल कॉन्सिक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके किस तरीके से हमें जो फाइनेंशियल यानी कि जो आर्थिक परिणाम है वो देखने को मिलता है, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हम कल्चर्स की क्या कॉन्सिक्यूज देखने को मिलती है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के परिणाम हमें कल्चर्स की जो हमारी संस्कृति है उस पर क्या देखने को मिलता है, उसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आखिर हम जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कब इंटर हुआ, किस तरीके से आज के टाइम पे हमारी कंट्री पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारी कंट्री की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसे हम एलपीजीपी कहते हैं, यानी कि लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन के जो हमें कुछ क्रिटिसाइज देखने को मिलते हैं, यानी कि क्रिटिक्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमारा चैप्टर ये जो 9 है ग्लोबलाइजेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल हम जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। और मंडे से हम क्या डिस्कस करेंगे, एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी पीपल्स के आइडिया का, कैपिटल का, गुड्स का, चाहो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या किया जाता हो, आदान प्रदान किया जाता हो, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब निकल के आता है कि जब किसी भी पीपल्स या आइडिया, गुड्स यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, या कैपिटल यानी कि पूंजी का क्या हो, प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आना या जाना, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट या इनपुट, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर ऑफ आइडियाज फ्रॉम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि अगर हम आइडिया मतलब हो जाए यहाँ पे आइडियोलॉजी या विचारधारा से, अगर हम आइडिया के रूप में बात करें तो जो विचारधारा है जब वो किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है या जाता है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, यानी कि आइडिया का ग्लोबलाइजेशन होना है। यानी कि आइडिया का क्या किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट में भी बात करें, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इसका मतलब है कि यदि किसी भी वस्तु का जब एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो भेजा जाता है, तो उसको भी हम किस में काउंट कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि ये रसिया है और ये हमारी कंट्री इंडिया है। यानी कि रसिया से जो भी क्रूड ऑयल हमारी कंट्री में क्या आता है, इम्पोर्ट होकर के आता है, या हम अपनी कंट्री से कोई भी जो वस्तु है या हमारी कंट्री की जो कोई भी विचारधारा है
वो जब किसी अदर रीजन्स में जाती है या अदर कंट्री में ट्रांसफर होती है या अदर कंट्री में कहीं और भी रीजन्स में जाती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। या इसमें हम बात करते हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी कि जो कैपिटल है, यानी कि जो पूंजी है, पूंजी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ट्रेड के थ्रू। जब हम ट्रेड के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल्स हैं वो एक जगह से दूसरे रीजन्स में जाते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं कि कैपिटल का क्या किया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि उसका वैश्वीकरण किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि आज हम वर्ल्ड के जितने भी जो ट्रेड है वो किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। तो यानी कि डॉलर क्या है, एक ग्लोबल करेंसी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, तो डॉलर में ही क्या किया जा रहा है, जितने भी जो ट्रेड है, यानी कि जो कैपिटल है, डॉलर जो कैपिटल है उसको क्या किया जा रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसके लिए? ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए। तो इसी वजह से डॉलर क्या है, एक ग्लोबल करेंसी है। और जब कैपिटल का क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन किया जाता है या वैश्विक किया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। अगर हम इसके एक और पॉइंट की बात करते हैं, तो जिसमें क्या आता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसका मतलब है कि जब लोग एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, हेल्थ के लिए या घूमने के लिए भी क्या करते हैं, एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि वो जब जाते हैं तो वो भी क्या होगा, किसके अंडर आएगा, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सीधा सीधी मतलब है, जब आइडियाज, कैपिटल, गुड्स, पीपल क्या है, जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी कि जाते हैं, उसी को कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के रीजंस के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से ग्लोबलाइजेशन किए जाते हैं या वैश्वीकरण हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके रीजंस की बात करते हैं, तो पहले पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा रीजन है, यानी कि रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम जो ग्लोबलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम अपने जो गुड्स या सर्विसेज का क्या करते हैं, एक रीजन से जो दूसरे रीजन में हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, टेक्नोलॉजी की भी ग्रोथ काफी ज्यादा हमें, यानी कि एक टेक्नोलॉजी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब दो कंट्री मिलकर के कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि न्यू न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हमारी कंट्री जापान गई थी, तो वहां पे मेट्रो ट्रेन की, जो आज हम अपने कंट्री के अंदर मेट्रो ट्रेन देखते हैं, वो कहाँ की टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी है। क्या जब रिसेंटली क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या गई थी, जापान गई थी, तो वहां पे क्या है, मेट्रो, जैसे बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो वहां की गवर्नमेंट ने की थी कि इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन जो बनाया जाएगा, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, वो इंडिया में जाके की जाएगी, इंडिया के लिए। तो यहाँ से एक तरीके से क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं रैपिडली हमें क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। आज जो भी हम इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो, लैपटॉप्स हो, या जो भी टेलीविजन हो, जो भी टेक्नोलॉजिकल वाली जो चीजें हैं, वो हमें अलग अलग रीजन में इसलिए दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या, वो एक रीजन से दूसरे रीजन या वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या किए जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, यानी कि वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग रीजन में भी क्या है, अलग अलग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक मेन कारण क्या है, किस रीजन से किया जा रहा है, कि टेक्नोलॉजी का क्या किया जा सके, किसी भी तरीके से रैपिड ग्रोथ किया जा सके। तो इसी की वजह से क्या है,
हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। दूसरा कारण है कि वेरिएशन ऑफ वेरिएशन इन लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी डेवलपमेंट। यानी कि अलग अलग लेवल पे क्या किया जा सके, डेवलपमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है या अलग अलग जगहों पे क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, विकास किया जा सके। तो अलग अलग रीजन्स में क्या है, विकास करने के लिए क्या देखने को मिलता है, हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि दूसरा रीजन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि वेरिएशन जो डिफरेंट लेवल है, यानी कि हर एक फील्ड पे क्या अलग अलग, यानी कि जल्दी से क्या किया जा सके, उसे डेवलप किया जा सके। तीसरा रीजन है अनइक्वल एबिलिटी रिसोर्सेस। यानी कि आपको याद होगा जब हमने चैप्टर 8 डिस्कस किया था, रिसोर्सेस एंड, यानी कि इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेस के बारे में, तो उसमें हमने एक फीचर्स के बारे में बात की थी कि रिसोर्सेस की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक ही कंट्री में नहीं पाए जाते, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप्स के लिए क्या पाए जाते हैं, रिसोर्सेस पाए जाते हैं। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो अनइक्वल एबिलिटी है रिसोर्सेस को, उसको फुलफिल करने के लिए भी क्या किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन का यूज किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर यानी कि लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज के बारे में, इसमें हमने यही समझा था कि जो अलग अलग कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट होने का क्या कारण था, रिसोर्सेज था। और हर एक कंट्री में क्या है, अलग अलग काइंड्स के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं जो सऊदी अरेबिया जैसे जो देश है, वहां पे क्या है, क्रूड ऑयल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग काइंड्स के क्या पाए जाते हैं, तो रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो ये जो अनइक्वल रिसोर्स की जो एबिलिटी है हमारे अर्थ के अंदर, यानी कि हमारे वर्ल्ड में, तो उसके रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन का एक जो ग्लोबलाइजेशन है उसको अपनाया गया है। यानी कि वैश्वीकरण को अपना करके रखा गया कि जो भी जो रिसोर्सेस हैं उनकी जो एबिलिटी है उसको किसी भी तरीके से क्या है, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर सके, उस रिसोर्सेस को रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। चौथा कारण है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी का मतलब निकल के आता है विभिन्नता। यानी कि अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे जो संस्कृति है उसमें जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, तो इसमें भी क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जब कोई भी पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो वहां पे वो अपने रहन सहन से या जो उसका जो कल्चर है उससे भी इन्फ्लुएंस होकर के ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग कल्चर्स को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का जो रीजन देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि पहला रीजन है हमारा टेक्नोलॉजी का रैपिड ग्रोथ, वेरिएशंस इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग स्तर पे क्या है, विकास करना, अनइक्वल जो एबिलिटी है रिसोर्सेज को उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, और कल्चर डाइवर्सिटी। इन रीजन से क्या है, हमें वर्ल्ड पे ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हर एक वर्ल्ड को कहीं ना कहीं क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हर एक कंट्री आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रखा है, कनेक्टेड हो रखा है। क्यों, क्योंकि हर एक कंट्री किसी न किसी चीज, हर एक कंट्री एक दूसरे से क्या कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज ट्रेड के थ्रू क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, उसको फ्लो कर रही है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि आप ये वाला रीजन वाले जो कंट्रीज देखिएगा, इनमें क्रूड ऑयल काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो इनसे क्या है, जो अदर कंट्री के जो रिसोर्सेज एज अ फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, इन कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। जिस कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी क्या किया जाता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड करने में क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
आज के टाइम पे हर एक कंट्री क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि हम अपने कंट्री की बात करते हैं, हम हमारे जो रिलेशन है आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ क्या है, अच्छे हैं, यानी कि हमारी जो कनेक्टिविटी है मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ क्या है, अच्छी है। इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भी क्या है, हमारी जो कंट्री है हर एक कंट्री से क्या है, कनेक्टेड है, और हर एक कंट्री क्या है, हमसे कनेक्टेड है। चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, श्रीलंका, कोई भी कंट्री हो, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब जैसे कि बात करते हैं, जो तुर्की के अंदर जो भूकंप आए थे, हमारी कंट्री के द्वारा जो मेडिसिन सब प्रोवाइड कराए गए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक रोल प्ले था, किसका, ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हमने क्या किया था कि कुछ एड्स प्रोवाइड कराए थे तुर्की को, ताकि वो क्या कर सके, जो मुसीबत वो भी झेल रहा उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर सके, उससे वो निकल सके। जिसमें हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं क्या किए थे, अपनी कंट्री से फ्लो भेजे थे दूसरी कंट्री में। तो उसका एक कारण क्या था, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे थे, तो किसके वजह से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वो ग्लोबलाइजेशन ही था, जिसकी वजह से हम क्या हो पाते हैं, दूसरे के कंट्री के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो अदर वे में अगर आप जनरल वे में भी समझना चाहे, तो ग्लोबलाइजेशन का एक तरीका ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, सारे कंट्री को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का भी काम करता है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्यूज के बारे में ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसकी क्या महत्व या क्या भूमिका देखने को हमें मिलता है। अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूज के बारे में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूज की जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आती है, वो क्या क्या निकल करके आती है, तो आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट रिफॉर्म, गवर्नमेंट रिफॉर्म। दूसरा पॉइंट निकल के आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, इन गवर्न। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटेटिव इंक्रीज in the function of the government, of गवर्नमेंट। और इसका फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इन पांचों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो इसके ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूज में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, सबसे पहले क्या पड़ता है, गवर्नमेंट रिफॉर्म, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है, या जो हम बात करते हैं जो सरकारें हैं, उनके शासन व्यवस्था में क्या आता है, सुधार हमें देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही क्या है कि जो गवर्नेंस, यानी कि जो सरकारें चलाई जाती है, यानी कि जो प्रशासन होते हैं, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या होता है, काफी ज्यादा हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, किस तरीके से आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि हर एक गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है कि अपनी कंट्री को किसी भी तरीके से क्या करना, डेवलप करना, क्या करना, डेवलप करना।
तो उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग कंट्री के पास जाकर के क्या करते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसके रिगार्डिंग में क्या करती है, एग्रीमेंट साइन करती है कि वो हमारी कंट्री में ये टेक्नोलॉजी को क्या करे, ला करके एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके उसको प्रोटेक्ट करे, या वो टेक्नोलॉजी को जो हमारी गवर्नमेंट है या वो क्या करती है, अदर कंट्री से क्या करती है, उसको इंपोर्ट करती है। या हमारे पास जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री में जिसको रिक्वायरमेंट होते है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर आप बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि गवर्नमेंट्स में ये क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, एक अच्छा सा डेवलप यानी कि एक अच्छा चेंजेस लाने की कोशिश करता है। वहीं पे अगर फिर बात करते हैं जैसे कि क्वालिटेटिव इंक्रीज इन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो कार्य प्रणाली है, यानी कि जो सरकार की जो कार्य है और उसकी जो गुणवत्ता है, उन दोनों को इंक्रीज करने में क्या करती है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमें ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, पूरी वर्ल्ड क्या है, एक दूसरे के कंट्री के साथ क्या है, कनेक्टेड है, जिसकी वजह से क्या, किस कंट्री के अंदर कैसा माहौल है वो आसानी से पता चल जाता है। तो जो भी पावरफुल नेशंस है, जहाँ बात करते हैं कि जितनी भी जो बड़ी ताकतें हैं जो डेमोक्रेसी पे विश्वास रखती है, ह्यूमन राइट पे विश्वास रखती है, या जब बात ह्यूमन राइट्स पे आती है तो इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कंट्री के गवर्नमेंट्स को गाइड करने का काम करते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, या कौन सी कंट्री के अंदर कौन सी कमियां देखने को मिलती है जो उनकी डेवलपमेंट में क्या करे, कहीं ना कहीं एक बाधा का लाने का काम करे, और वो किस तरीके से जो डेवलपमेंट की जो चैलेंजेस है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, हमें एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। हमें क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नेंस यानी कि जो शासन व्यवस्था है, जो हर एक कंट्री की ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलता देखने को मिलता है। यानी कि बात करते हैं सरलता का मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, आपकी इजीपन समय देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसके, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के, ग्लोबलाइजेशन के। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है कि जो वेलफेयर जो स्टेट्स हैं उसका क्या होता है, वो खत्म होने लगता है। यानी कि बात करते हैं एंड ऑफ द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब समझते हैं। अगर हम वेलफेयर स्टेट का मतलब बात करें तो ऐसा स्टेट या ऐसा राज्य जो क्या करता हो, पब्लिक के वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए काम करता हो, उसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूज पे, वो क्या पड़ता है कि जो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो कल्याणकारी जो राज्य है उस पे क्या करता है, उसको वो खत्म कर देता है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि राइज ऑफ द लीस्ट इंटरफेयरिंग स्टेट, राइज ऑफ द लीस्ट इंटरफेयरिंग स्टेट, इंटरफेयरिंग स्टेट। अब इसका मतलब समझते हैं। राइज का मतलब होता है उदय होना, और लीस्ट का मतलब होता है कुछ बड़ी ताकतों का। इंटरफ्रेंस यानी कि दखलंदाजी करना, स्टेट मतलब राज्य। यानी कि अगर हम बात करते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कुछ जो छोटी छोटी कंट्रियाज होती हैं उसमें बड़े जो पावरफुल राज्य होते हैं उनके इंटरफेयर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका उदय होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जो हमारी कंट्री कॉलोनियल थी, जो 1600 से लेकर के जो 1947 तक जो हमारी कंट्री क्या रही थी, ब्रिटिश की कॉलोनियल रही थी, जिसको दो टाइम पीरियड में डिवाइडेड किया गया था। यानी कि 1600 से लेकर के 18 यानी कि 1857 तक किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1858 से लेकर के 1947 तक किसका, तो ब्रिटिश का। तो इसका कारण क्या था कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जा रहे थे तो उसकी वजह से क्या था,
वहाँ की जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी या जो ब्रिटिश आए थे वो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज की वजह से आई थी, लेकिन क्या थे उनका जो इंटरफेयरिंग था वो काफी ज्यादा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ गया था कि कंट्री के अंदर हमारी कंट्री में कौन से लॉ होगा, कौन सा एक्ट पास होगा, वो सब कौन डिसाइड करते थे, फिर ब्रिटिश करते थे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जितनी भी जो स्मॉल जो पावरलेस कंट्री है उनके स्टेट के अंदर जो पावरफुल नेशन है उनका जो इंटरफ्रेंस है वो क्या होता है काफी ज्यादा राइज हो जाता है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या होती है, पूरी सही तरीके से क्या नहीं कर पाती, जो वेलफेयर लॉज है या अपनी पब्लिक के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसका इंटरफेरेंस होने लगता है, जो पावरफुल कंट्रीज है उनका इंटरफेरेंस होने लगता है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि तीसरी जो पॉइंट है लेस गवर्नमेंट इंटर इंटरवेंशन इन इंडस्ट्रीज, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंडस्ट्री। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्री की जो कंपनियां आती हैं दूसरे रीजन में, या बात कर सकते हैं जो अलग अलग कंट्री की जो कंपनीज हैं जो अलग कंट्रीज में जाकर के क्या करती है, वर्क करती हैं या काम करती है अपने फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को जो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके वजह से क्या होता है जो कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर वो क्या होता है कहीं ना कहीं कम होने लगता है, कहीं ना कहीं वो खत्म होने लगता है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है किसके, ग्लोबलाइजेशन के। हमें ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करते हैं या उसके अगर हम फाइनेंशियल जो कॉन्सिक्यूज है उसमें हम अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीजिंग इन द पीस ऑफ डेवलपमेंट। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग इन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फास्ट रीच टू न्यू टेक्नोलॉजी, फास्ट रीच टू न्यू टेक्नोलॉजी। तीसरा हाई यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं ग्रोथ इन क्वालिटी ड्यू टू मार्केट कंपटीशन, ग्रोथ इन क्वालिटी ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। अब ये पांच जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, हमें क्या है फाइनेंशियल देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग इन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो भी रीजन्स में जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है किसी भी रीजन्स में। क्यों? क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो जल्दी से क्या अलग अलग रीजन्स में, एक कंट्री के पास है दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री के पास अदर कंट्रीज में क्या होने लगती है, पहुंचने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं
तो जैसे जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे होने लगते हैं तो वहां पे ऑलरेडी क्या है, जैसे मार्केट कंपनियां ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्रीज के आने लगती है, स्टेब्लिश होने लगती है। तो अगर हम दिल्ली की ही बात करते हैं, जैसे कि अगर हम अपनी ही कंट्री की बात करते हैं, तो दिल्ली में अगर पूरे भारत में बात करें तो दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पे मेट्रो नेटवर्क की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो इसका मेन कारण क्या था, जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ हमें देखने को मिला, अलग अलग कंट्री में बहुत तेजी से कम समय में जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है अलग अलग जगह पे क्या है बहुत आसानी से पहुंच जाती है। किसकी वजह से, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर बात करते हैं जो भी रिसोर्सेज है उसका क्या होने लगता है, हाई यूटिलाइजेशन होने लगता है। ये भी समझिए जैसे कि आज से कुछ साल पहले यानी कि जो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप नहीं हुई थी, तो सूरज की रोशनी क्या थी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, जो कि हमारे लिए भी एक रिसोर्सेज था। जैसे ही सोलर पैनल जैसे ही सोलर पैनल जो न्यू टेक्नोलॉजी थी उसको बनाया गया, तो जैसे ही वो अलग अलग रीजन पे पहुंचे, तो सनलाइट का किस तरीके से और अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और बढ़िया तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो हम करना सीख गए। यानी कि सोलर पैनल के थ्रू हम सनलाइट के तहत क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन से अगर हम उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्यूज की बात करते हैं, वो भी जब पॉजिटिव की, तो इसमें क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है हम उसका क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जब वहीं पे अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्रियाज के अंदर जो कंपनीज है, जब फैक्ट्री है या इंडस्ट्रीज है, जब कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आती है तो वो क्या करती है, सिर्फ वो डेवलपमेंट में रोल नहीं प्ले करते, वो क्या करते हैं और भी जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करती है। तो यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, और मार्केट में क्या है, कॉम्पिटिशन बना रहता है। किसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि अलग अलग कंट्री या अलग अलग कंपनियां अलग अलग कंट्री में जाके क्या करती है, वो ट्रेड करती हैं। तो जिसके वजह से क्या है, जो कंज्यूमर है या कस्टमर उनके पास एक कॉम्पिटिशन यानी कि एक ऑप्शन बना रहता है, और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए क्या करती है, हमेशा से अलग अलग तरीके से ऑफर्स देती है, क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए नहीं चूज करना है पब्लिक को, तो ऑप्शन बी यूज कर सकते। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिशन बनाए रखने का काम करता है, जिससे कि क्या है, किसी एक कंपनी की हमें मोनोपोली नहीं देखने को मिलती, यानी कि एक अधिकारी नहीं देखने को मिलता। अगर मान लीजिए कि हमारी कंट्री में क्या है, अलग अलग बात करते हैं कि किसी भी एक टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या है, एक प्राइवेट बस भी देखने को मिलती है और गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। या हम बात करते हैं किसी भी एक फील्ड एग्जांपल के तौर पे समझ लें, तो यहाँ पे पब्लिक के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर ले या प्राइवेट के यूज कर ले। या मान लीजिए कोई दो कंपनी है, ए बी, तो अगर पब्लिक को बी कंपनी क्या दे रही है, ज्यादा प्रॉफिट दे रही है कम रिसोर्सेस में, तो जाहिर सी बात है पब्लिक क्या करेगी, बी के पास जाएगी कंपेयर टू ए के। अगर ए के बी के मुकाबले ए ज्यादा सस्ता दे दे, तो ए के पास लोग पब्लिक आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक और कंपनी जैसे कि मान लेते हैं ए बी में, ए में आता है आपका एयरटेल, बी में आता है आपका जियो। तो अगर इन दोनों कंपनी की बात करते हैं तो एयरटेल के मुकाबले आज भी जियो क्या है, काफी ज्यादा ऑफर्स देता है। तो आज भी लोग क्या करते हैं, जियो ज्यादा यूज कर रहे हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज के। तो इस तरीके से क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिशन बना रहता है, और जिसका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है एक कस्टमर को, यानी एक कंज्यूमर को, जो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ग्लोबलाइजेशन की ये हमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, राइज ऑफ एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करता है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री के लिए, कि वहाँ की जो लोकल ट्रेड्स है या जो लोकल इंडस्ट्री है, या बात करते हैं जो लोकल कंपनीज है, उनको ये क्या करता है, खत्म कर देता है। मल्टीनेशनल कंपनी से मतलब है जब कोई बाहर की देश एक या एक से ज्यादा कंट्री के अंदर जाकर के वो क्या करती है, ट्रेड करती है, डील्स करती है, व्यापार करती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या करता है, एक ही टाइम पे सेम टाइम पे अलग अलग कंट्री के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, वहां की जो लोकल ट्रेड है उसको वो क्या करती है, खत्म कर देती है। तो जिसके वजह से क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें
फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस में। दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो वहाँ की जो इसी में देखिए जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्री है वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज आर कोलैप्स्ड। यानी कि जितने भी जो छोटे छोटे उद्योग है वो बड़ी कंपनियों के आने की वजह से क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अनइवन डेवलपमेंट, यानी कि हमें इसमें असमान विकास भी देखने को मिलता है। अनइवन डेवलपमेंट, तो हमें और क्या देखने को मिलता है, अविकास, यानी कि एक समान डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं, इसमें क्या रहता है, जो कॉम्पिटिशन, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो काफी ज्यादा और क्या होती है, हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और उनके जो बिजनेसेस करने के लिए जो मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से वो क्या है, बिजनेसेस नहीं कर पाते। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें किसके, ग्लोबलाइजेशन के। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं कल्चर कॉन्सिक्यूज के बारे में, जो हमारा अगला पॉइंट है, अगर हम कल्चर कॉन्सिक्यूज के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलती है, जो हमारी विचारधारा है वो क्या होती है, इसमें खुलेपन की हो जाती है। यानी कि जो कल्चर है, या सीधा सीधी हम बात कर सकते हैं, जो हमारी विचारधारा, जो थॉट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें जो हमारे विचार हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम अलग अलग कल्चर्स के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं, तो इससे हमारे जो विचार हैं वो क्या होते हैं, ओपन्स हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या होने लगते हैं, ओपन्स हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, ओपन, ओपननेस ऑफ थॉट। यानी कि जो हमारी विचारधारा है वो क्या होती है, खुल जाती है। यानी कि जो भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो विचारधारा होती है, हमारे पास जो अलग अलग, फिर हम डाइवर्स डाइवर्स, यानी कि जो बात करते हैं जो कल्चर्स है उसमें हम डाइवर्स देखने को मिलते हैं, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि जो मिक्स कल्चर है, यानी कि अभी जो मैंने बताया कि जो अलग अलग टाइप्स के जो कल्चर्स हैं, अलग अलग रीजन्स के कल्चर्स है, जो हम देखते हैं जिसमें जो हमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमें पसंद भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक हमें मिक्स कल्चर्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिक्स कल्चर। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। यानी कि कह सकते हैं जो मिक्स कल्चर्स है वो क्या होता है, डेवलप होता है। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इसमें जो वुमेन की जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। क्यों कि हर एक कल्चर्स में क्या है, कि जो ह्यूमन की जो कंडीशन स्टेटस है वो अलग अलग टाइप्स के हमें देखने को मिलता है। किसी कल्चर्स में हमें वुमेन के अच्छी खासी कंडीशंस देखने को मिलती है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो उनकी जो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि उनकी जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा क्या होती है, इम्प्रूव्ड होती है। क्या होती है, इम्प्रूव। इसका मेन कारण क्या होता है, जो कल्चर्स के अंदर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होकर के उसको उससे जब प्रभावित होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो उसके जो नियम कानून होते हैं उस कल्चर्स के, या जिससे भी वो अगर बात करते हैं अधिकार की बात करते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं, हर एक कल्चर्स के अंदर क्या रहता है, हमें अलग अलग स्टेटस जो देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग लोग फिर क्या करते हैं, लाइफ में भी क्या करते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ की जो वुमेन होते हैं उनकी भी जो स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आज के टाइम पे बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, या जॉब्स की या फ्रीडम्स की बात करते हैं, तो इसका एक मेन कारण क्या है, आज के टाइम पे जो वुमेन को जो एजुकेशन के राइट्स दिए जा रहे हैं, फ्रीडम्स दिए जा रहे हैं, इसका एक मेन कारण क्या था, कल्चर।
यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन में जब हम कल्चरल कॉन्सिक्यूज की बात करें, तो जिसकी वजह से हमें क्या ये सारी जो स्टेटस है वुमेन के लाइफ में भी आज हम देखने को मिलते हैं, यानी कि डे बाय डे क्या है, वुमेन की लाइफ में भी क्या होती जा रही है, स्टेटस में इंप्रूवमेंट होती जा रही है। इसका मेन कारण क्या था, कल्चरल, जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है उसका हमें एक ये कारण देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन दी स्टेटस ऑफ वुमेन। फिर बात करते हैं कि जो हमारे खाने पीने की जो हैबिटेट्स हैं वो भी क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है, किसकी वजह से, कल्चरल कॉन्सिक्यूज की वजह से, यानी कि चेंजिंग ईटिंग हैबिट, जो हमारे खान पान से जो उसमें आज हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारी क्या है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और ये सारी क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन से। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो कल्चर्स में क्या है, हमेशा पावरफुल कंट्री का जो कल्चर्स है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। आज के टाइम पे जो कल्चर्स का जो कल्चर्स पर जो इन्फ्लुएंस हमें किसका देखने को मिलता है, यूएसए का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, जो भी पावरफुल नेशंस है उसका जो कल्चर है हमें उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल नेशंस, अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल। यानी कि अगर बात करते हैं जो भी नेशंस ज्यादा पावरफुल है उस कंट्री के कल्चर्स का इन्फ्लुएंस हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आज हम बर्गर पिज्जा ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो कि हमारा कल्चर रही है, और जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है हम उसको कहीं ना कहीं क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके वजह, इसका मेन कारण क्या है कि जो आज के टाइम पे अगर हम कल्चर पे बात करते हैं तो किसका हमें हेजेमनी देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, यूएसए का। वहीं पे जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज भी हमारा किस में आता है, कल्चर में आता है। तो आज के टाइम पे हम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसके कंपेयर में हम सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, आज के टाइम पे जो फॉरेन लैंग्वेज है उस पे हम ज्यादा, और उसको पहले क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम अपनी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो लैंग्वेज है, जो अलग अलग टाइप की जो लैंग्वेज है, हम उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे। यानी कि सीधा सीधी कह सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो पावरफुल नेशन है उसका इन्फ्लुएंस कल्चर्स पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अलग जो कंट्री है जो कंट्री की जो लोकल कल्चर है वो कहीं ना कहीं क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे क्या होती है, जो स्मॉल कंट्री होती है वो अपने कल्चर्स को क्या कर देती है, लॉस कर सकती है। इसको आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, लॉस ऑफ द कल्चर ऑफ स्मॉल कंट्री। यानी कि जितने भी जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं वो अपना क्या करते हैं, जो भी उनकी जो संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, वो उनको लॉस कर देती है। फिर जो ग्लोबलाइजेशन है उसी की वजह से क्या है, एक तरफा हमें क्या है, कल्चर्स डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वन साइड, डेवलपमेंट ऑफ वन साइड कल्चर, वन साइड कल्चर। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, अगर कल्चर डेवलप भी होता है किसी रीजन में तो वो क्या होने लगता है, वन, यानी कि एक तरफा कल्चर क्या होने लगता है, विकास होने लगता है, जिसकी वजह से जो उस कंट्री की जो लोकल कल्चर, जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन का, किस पे, कल्चर पे। अब बात करते हैं हमारी कंट्री और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनियल रही थी, कब से कब तक, तो 1600 से लेकर के 1947 तक। इसका मेन कारण क्या था कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेस थे, प्रेजेंट थे,
तो जो यूरोप यानी कि जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल ले जा करके अपनी कंट्री में, और वहां से जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वो वापस हमारी कंट्री में लाते थे, और हमारी ही कंट्री में क्या करते थे, वो बेचते थे। तो उस टाइम पे जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे क्या होते थे, तो जैसे ही हम आजाद हुए, जैसे हमारे देश आजाद हुई, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे ट्रेस यानी कि जो हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स है जिसकी वजह से हम उसके मैन्युफैक्चर के लिए जो हम दूसरों कंट्री पे क्या होते थे, निर्भर होने लगे, निर्भर थे, तो हमारी कंट्री ने डिसाइड किया कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए हम क्या है दूसरे कंट्री पे निर्भर है, वो प्रोडक्ट हम खुद अपनी कंट्री में बनाएंगे। यानी कि जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्री पे, उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि हम उसको बाहर से क्या करेंगे, यानी कि इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या है, हमारी कंट्री ने सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखा। लेकिन 1991 में क्या हुआ था, तो हमारी कंट्री में कुछ डिसीजंस लिए गए थे जिसे हम एलपीजी डिसीजंस कहते हैं, या हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। कब लिए गए थे ये, 1991 में। एलपीजी का मतलब है बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। अगर हम लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो आप इसके डिफिनेशन में कह सकते हैं कि लिबरलिज्म मतलब होता है सिम्प्लीफाइंग द पॉलिसीज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस जैसे कि, यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी काम बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो भी पॉलिसीज है उसको क्या कर देना, सरल कर देना, आसान बना देना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि बिजनेस करने के लिए जो भी लाइसेंस की जरूरत है, या जो भी बैरियर्स है ट्रेड करने के लिए, उसको क्या कर देना, हटा देना, या उसको और ज्यादा क्या कर देना, इजी कर देना, ताकि हर एक कंट्री क्या है पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, काम यानी कि इंडस्ट्रीज में या बिजनेस में क्या कर सके, वो बिजनेसेस कर सके, ट्रेड कर सके। तो उसको कहते हैं हम लिबरलाइजेशन। अगर हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या करना, प्रमोट करना। प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, यानी कि प्राइवेट, अगर हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको क्या करना, प्रमोट करना। या हम बात करते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या करना है, डेवलप करने का, क्या करना, उसे एक चांस प्रोवाइड कराना, एक मौका देना, क्या है वो हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। वहीं पे अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था, जब एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट का, यानी कि फिर बात करते हैं या प्रोडक्ट आइडियाज, फिर बात करते हैं कैपिटल, इन सब का क्या करता है वो एक तरीके से एक जगह से जब दूसरी जगह, एक पार्ट से जब दूसरे पार्ट में क्या होता है, ट्रांसफर्स होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और जैसे ही जब से हमारी कंट्री ने जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, यानी कि जो एलपीजी की पॉलिसी लाई थी, इस नीति के बाद जो है हमारी कंट्री के अंदर जो विकास है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, वो काफी ज्यादा से क्या हुई थी, जो काफी ज्यादा उसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली थी। अगर हम इसे बात करते हैं, इसी वजह से क्या है, क्यों? क्योंकि एलपीजी के ही वजह से हमारे कंट्री के अंदर जो भी पॉलिसीज थी या जो भी बैरियर्स थे, हमने उसको और भी ज्यादा क्या कर दिया था, आसान कर दिया था। अब बात करते हैं हमारी कंट्री के, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ क्रिटिसाइज हमें देखने को मिले।
अगर हम क्रिटिसाइज की बात करते हैं तो पूरे देश में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया। और इसमें भी क्या है, दो ग्रुप्स बट गए, एक है हमारा लेफ्ट विंग और दूसरा है हमारा राइट विंग। अगर हम लेफ्ट विंग यानी कि जो हमारा वामपंथी है उसके बारे में बात करें तो लेफ्ट विंग का कहना ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, गरीबों के साथ यानी कि वो गरीबों का साथ देता है। ये कौन कह रहा है, ये लेफ्ट विंग कह रहा है। लेफ्ट विंग का कहता है यानी कि सॉरी पहले ये आप समझिए, जो लेफ्ट विंग है हम कहते किसे, जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग उन लोगों को कहा जाता है या उस ग्रुप को कहा जाता है जो गरीबों का साथ देता है, यानी कि जो पुअर्स पीपल के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो जो वामपंथी यानी कि जो हमारे लेफ्ट विंग थे जिसे हम हिंदी में वामपंथी भी कहते हैं, उनका कहना ये था कि जो ग्लोबलाइजेशन है की वजह से क्या है, जो पुअर्स पीपल है यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो कंडीशंस है, उनके जो हालात है वो और ज्यादा क्या हो गए, खराब हो गए। वहीं पे फिर वो कहते हैं कि जो हमारे लेफ्ट विंग वो कहते, उनका कहना ये भी है कि जो सरकार है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो क्या, उससे वो पीछे हट गए। तो जिसकी वजह से जो इसका जो सीधा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो किस पे पड़ा है, पुअर पीपल पे पड़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं उनका आगे की जो उनका कहना है, जो ये कह के जो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, तो ये कहते हैं कि इसके साथ ही क्या हुआ था, जो गरीब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो और गरीब हो गया है, और जो अमीर थे वो और भी ज्यादा क्या हो रखे थे, अमीर हो रखे थे। तो इन पॉइंट्स के बेस पे क्या है, जो लेफ्ट विंग है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। अब बात करते हैं जो राइट विंग है जिसे हम दक्षिणपंथी भी कहते हैं हिंदी में। तो इनका कहना था यानी कि जो दक्षिणपंथी है, जो राइट विंग है, वो किसके सपोर्ट में रहते हैं, वो इसके जस्ट अपोजिट यानी कि ये रिच पीपल के सपोर्ट में रहते हैं। जहां पे लेफ्ट विंग पुअर पीपल्स के सपोर्ट में थे, वहीं पे जो राइट विंग है वो किसके सपोर्ट में, तो रिच पीपल्स के सपोर्ट में। तो इन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन के फेवर में रहते हुए कहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके वजह से क्या था कि जो डेवलपमेंट है उसमें तेजी से इंक्रीजिंग आई है, यानी कि उसमें तेजी से विकास आया है। और विश्व में एक समान यानी कि जो विकास की स्थिति के लिए क्या है, जो कि वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए क्या है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो मत था किसका, राइट विंग का और जो लेफ्ट विंग का। तो अलग अलग डेवलपमेंट यानी कि अलग अलग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने, लेफ्ट विंग ने क्रिटिसाइज किया था और राइट विंग ने ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बात की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा, किस रीजन से ग्लोबलाइजेशन किए जाते हैं उसके बारे में समझा। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूं, यहाँ पे तो सिर्फ हमने ग्लोबलाइजेशन किस कारणों से किए जाते हैं वो डिस्कस किया था, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने क्या किया था, साथ साथ में डिस्कस कर लिया था। जैसे पॉलिटिकल कॉजेस के क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, फिर वहीं पे फाइनेंशियल में क्या नेगेटिव थे, क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे हमने कल्चर्स में भी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, तो आपका गलत आंसर नहीं होगा। फिर इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया था कि जब किस तरीके से हमारी कंट्री ने 1991 के बाद क्या है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी जिसका नाम हमने एलपीजी देखा था। और जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो किस तरीके से क्या डिसीजंस लिया गया था ब्रिटिश रूल के खत्म होने के बाद, कि जिस प्रोडक्ट के या के बेस पे हम क्या थे, अदर कंट्री पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, तो उसको हमारी कंट्री में क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन 1991 के बाद क्या आया था, एक हमारी कंट्री के अंदर न्यू पॉलिसीज लाई गई थी जिसे हम इंडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, एलपीजी, जिसमें हमने लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। और वर्ल्ड पे जो ग्लोबलाइजेशन की जो क्रिटिसाइज हमें देखने को मिलते हैं, एक लेफ्ट विंग के द्वारा क्या पॉइंट्स रखे गए थे, किस बेसिस पे लेफ्ट विंग ने ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसाइज किया था, और राइट विंग ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बात रखी थी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 9 था क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक थी हमारी कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो खत्म हो गई। कल हम 2000 यानी कि 2003 से लेकर के 2005 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और मंडे से हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमारा सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम पॉलिटी के पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में जियोग्राफी टू
क्योंकि इस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक से हमने क्या कर रखा था, पॉलिटी अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस क्लास 12 की सेकंड बुक रह गई, अब उसको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। और ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।